हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर से मैं एनसीईआरटी सीरीज जो क्लास सिक्स्थ से लेकर क्लास +2 का जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 8 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। ये एग्ज़ाम मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे जीके क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, क्योंकि जीके की क्वेश्चनिंग जो है एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है 70, 80, 90% तक। तो आज के सेशन शुरू करते हैं। टॉपिक है क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 401 है, विजयनगर के हाथीशालाओं पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर है बीजापुर और गोलकुंडा। विजयनगर की जो हाथीशालाएं हैं उस पर प्रभाव किसका देखने को मिलता है? बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है फतेहपुर सीकरी। मुगलों का प्रभाव देखने को मिला था। मथुरा वृंदावन में जो है फतेहपुर सीकरी में मुगलों का प्रभाव देखने को मिला था। अब क्लास 7th का जो सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस है उसका लेसन नंबर 1 है। प्रश्न 403 है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत डाला गया था? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार 66वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989। अगला क्वेश्चन है, हमारे लोकतंत्र का स्तंभ आधार क्या है? लोकतंत्र का जो स्तंभ आधार है क्या है? वो है संसद। अगला प्रश्न है, शासन समानता को 2 तरीके से लागू करता है। वे 2 तरीके कौन कौन से हैं? समानता को लागू करने के 2 तरीके कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है नंबर 1 कानून, नंबर 2 सरकार योजनाओं द्वारा कार्यक्रमों में लोगों की मदद के लिए लागू करती है। ठीक है, समानता के 2 तरीके। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई थी। यह कब की गई थी? इसका उत्तर है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 2001 में ये शुरू की गई थी। तो मध्याह्न भोजन योजना जो स्कूलों में भोजन मिलता है वो तमिलनाडु में सबसे पहले शुरुआत की गई थी 2001 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में इसे लागू करने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीना अशोभनीय है। यह किसने कहा था? यह BR अम्बेडकर जी ने कहा था। आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीना अशोभनीय है कहा था BR अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, रोजा पार्क अफ्रीकी अमेरिकी इसने गोरे व्यक्ति को ट्रेन में जो है सीट देने से मना कर दिया था। और यूएस में इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका उत्तर है नागरिक अधिकार आंदोलन। तो रोजा पार्क्स ने जो है प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद जो है अमेरिका की सड़कों पे लोग उतर आए थे और नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुआ था, ये कब हुआ था? 1964 से। सिविल राइट मूवमेंट 1964 से। नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव इसमें निषेध किया गया था। सिविल राइट मूवमेंट 1964 में। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार ने विकलांगता अधिनियम कब पारित किया था? तो भारतीय सरकार ने विकलांगता अधिनियम 1995 में पास किया था। तो विकलांगता अधिनियम 1995। लेसन नंबर 2 है राज्य सरकार। और प्रश्न है, संचारणीय बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? उत्तर पानी से होती है संचारणीय बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत बीमारी पानी से फैलती है? इसका उत्तर है 21% बीमारियां भारत में पानी से फैलती हैं। हैजा, हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियां इसके उदाहरण हैं। पानी से फैलने वाली बीमारियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और पेट की बीमारियां। अगला प्रश्न है, भारत दवाइयाँ निर्यात करने वाला पूरे विश्व का कौन सा देश है? तो पूरे विश्व का भारत चौथा देश है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना
और स्वास्थ्य सेवा देना किसका प्राथमिक कर्तव्य है? ये जो है सरकार का कर्तव्य है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। याद रखना है संविधान के अनुसार। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवा देना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ये सरकार का कर्तव्य है, ये संविधान में निहित है, लिखा गया है। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने 1996 में आय का कितना प्रतिशत पंचायतों को दे दिया था विकास के लिए? ये था 40%। अगला प्रश्न है, कोस्टा रिका दक्षिण अमेरिकी देश किस तरीके का देश माना जाता है? उत्तर, सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। सबसे स्वस्थ देश कौन माना जाता है? दक्षिण अमेरिकी देश कोस्टा रिका। इस देश ने निर्णय लिया कि वह सेना नहीं रखेंगे, जो पैसा बचेगा वह शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों पर लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, शासन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक होती है स्थानीय स्तर की, एक राज्य स्तर और एक केंद्र स्तर की। शासन के 3 स्तर कौन कौन से? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। अगला जो टॉपिक है वो है राज्य। और अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य और संसद के सदस्य यानी कि एमएलए और एमपी में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, जो एमएलए होते हैं वो राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, जिसे विधायक भी कहते हैं। और जो एमपी हैं, ठीक है, सांसद जिसे हमें कहते हैं, वो जो केंद्रीय संसद के लिए चुने जाते हैं। एमएलए स्टेट में और जो एमपी जाते हैं वो जाते हैं सेंटर में, केंद्र में। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री व मंत्री दोनों का दायित्व होता है सरकार चलाना। सरकार चलाना किसका दायित्व होता है? मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों का। अगला प्रश्न है, विधायक दोहरी जिम्मेवारी निभाता है किस किस रूप में? इसका उत्तर है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। अगला प्रश्न है, विधायक सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? सरकार के काम के लिए विधायक उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, सामाओ द्वीप दक्षिण में है जहां 1920 में अनुसंधान हुआ, यह कहाँ पे है? तो सामाओ द्वीप है प्रशांत महासागर के दक्षिण में। क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि सामाओ द्वीप कहाँ है? यहाँ पर प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। दक्षिण की जगह वो उत्तर डाल देगा, पूर्व डाल देगा, पश्चिम डाल देगा, तो प्रशांत महासागर के दक्षिण में है सामाओ द्वीप। अक्सर एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन देता है ताकि आपके क्वेश्चन गलत हो। तो जो भी चीज़ें पढ़नी है बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़नी है। छोटे से छोटा क्लाउज भी अगर छूट गया तो आपका क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रास सुंदरी देवी वेस्ट बंगाल से हैं। उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में पहली भारतीय महिला द्वारा लिखी आत्मकथा का नाम क्या है? मतलब पहली महिला थी जिन्होंने आत्मकथा लिखी, तो उन्होंने लिखा था आमार जीबोन। भारत की पहली महिला जिन्होंने आत्मकथा लिखी थी 60 वर्ष की उम्र में, वो थी रास सुंदरी देवी वेस्ट बंगाल से। इन्होंने आमार जीबोन लिखा था। क्या लिखा था? आमार जीबोन। इन्होंने जो है किसकी पुस्तक पढ़ी थी? जो रास सुंदरी देवी थी, इन्होंने किसकी पुस्तक पढ़ी थी? इन्होंने चेतन भगवत की पुस्तक पढ़ी थी। अगला प्रश्न है, रुकैया सखावत हुसैन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखा था सुल्ताना का स्वप्न। रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा था सुल्ताना का स्वप्न। अगला प्रश्न है, 1910 में लड़कियों के लिए कहाँ स्कूल खोला गया था? ये खोला गया था कोलकाता में। 1910 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था कोलकाता में। अगला प्रश्न है, कार्य स्थल और संस्थानों में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार ये कब लागू किए गए थे? 1997 में। कार्यस्थल और संस्थानों में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार 1997। दहेज के विरुद्ध अधिकार 1982 में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था 1940 में। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कब आया था? 1940 में। अगला प्रश्न है, दादन व्यवस्था जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता था वो कौन सी थी? उत्तर, तैयार माल प्राप्त होता था वहाँ पे
जिसे कहते थे पुटिंग आउट सिस्टम भी कहते थे। दादन व्यवस्था में कच्चा माल जहाँ पे दिया जाता था और तैयार माल वहाँ से लिया जाता था दादन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है? इसका उत्तर है, तमिलनाडु में सरकार द्वारा गणवेश योजना चलाई जाती है, जिसमें बुनकरों की सहायता की जाती है। तो तमिलनाडु की बुनकरों को हेल्प करने वाली योजना गणवेश। अगला प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश में मछुआरों का संघ है। सतपुड़ा जंगल में लोग अधिकार के लिए लड़े थे। अगला प्रश्न है, तवा नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है, तवा नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। महादेव पहाड़ी से तवा नदी निकलती है। छिंदवाड़ा जिले और महादेव पहाड़ी से तवा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, तवा नदी किस में मिलती है? तो यह जो है नर्मदा मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी पर बांध कब बना था? तो 1958 से 1978 के बीच में। 1994 में सरकार द्वारा तवा बांध मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को दे दिया गया था। इसका विरोध करने के लिए लोगों ने मिलकर बनाया था तवा संगठन। क्लास 7th अब इतिहास 700 से 1750 का समय। लेसन 1, 1000 वर्षों में हुए परिवर्तनों की पड़ताल इसमें हम करेंगे। तो क्वेश्चन है 437, किस भूगोलवेत्ता ने भारत और पूरे विश्व का मानचित्र बनाया था? भारत का भी बनाया था और पूरे विश्व का मानचित्र भी बनाया था। इसका उत्तर है अरबी था यह बंदा अल अदरिशी। भारत और पूरे विश्व का मानचित्र बनाया था अरबी बंदे ने, जिसका नाम अल अदरिशी था। लेकिन उनके मैप में जहाँ आज दक्षिण भारत है वहाँ उत्तर भारत था। मतलब उन्होंने मैप उल्टा बनाया था। श्रीलंका ऊपर की तरफ उन्होंने बनाया था। सबसे पहले भारत और पूरे वर्ल्ड का जो मैप बनाया था अरबी अल अदरिशी ने, जो इंडिया का मैप बनाया था, उन्होंने उस मैप को मतलब उल्टा बनाया था। जहाँ पे उत्तर भारत है वहाँ पे उन्होंने श्रीलंका दिखाया था। जहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका वाला एरिया है, वहाँ पे उन्होंने जो है उत्तर भारत दिखाया था। मतलब उल्टा करके उन्होंने मैप बनाया था। अगला प्रश्न है, इसी समय फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने 1720 में मैप बनाया था इंडिया का। उसने मतलब सही तरीके से बनाया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था गुइलाम द लिस्ले। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता 1720 में भारत का मैप बनाया था उनका नाम क्या था? गुइलाम द लिस्ले। क्या नाम था? गुइलाम द लिस्ले ने, जो फ्रांसीसी थे, भारत का मैप बनाया था। उन्होंने सही बनाया था। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में किस फारसी ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था? तो ये किया था मिन्हाज उस सिराज ने। 13वीं शताब्दी में किस फारसी बंदे ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था? मिन्हाज ए सिराज। अगला प्रश्न है, मिन्हाज ए सिराज ने कहाँ से कहाँ तक का एरिया हिंदुस्तान के रूप में लिया था? तो इसका उत्तर है, उसने पंजाब और हरियाणा से गंगा यमुना के एरिया को लिया था हिंदुस्तान के रूप में, जो दिल्ली के अंदर आते थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द किस सदी में उपयोग किया था? तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द उपयोग किया था 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए यूज़ होता था या इस्तेमाल होता था? ये जो है भौगोलिक, सांस्कृतिक और पशुओं के लिए इस्तेमाल होता था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए यूज होता था? भौगोलिक स्थिति के लिए, सांस्कृतिक स्थिति के लिए और पशुओं के लिए। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो की पुस्तक में मिलता है, क्या मिलता है? इसका उत्तर है, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग उसमें मिलता है। यह जो है भौगोलिक सांस्कृतिक रूप के लिए उपयोग होता था, न कि राजनीतिक और आर्थिक। तो अमीर खुसरो कब आए थे? 14वीं शताब्दी में। तो उनके जो पुस्तक है उसमें भारत का जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप का उपयोग होता था हिंदुस्तान शब्द, न कि राजनीतिक, न कि आर्थिक रूप के लिए।
अगला प्रश्न है, लिपियां जो है नस्तलिक लिपि में किसको जोड़कर धारा प्रवाह में लिखे जाते थे? वर्ण को जोड़कर। लिपियों में जो नस्तलिक लिपि थी उसमें किसको जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते थे? तो यह है वर्ण को जोड़कर। अगला प्रश्न है, सिकस्त लिपि कौन सी है? सिकस्त लिपि मतलब कैसी है? सिकस्त लिपि सघन है, डेंस है, संक्षिप्त है, मतलब बड़ी विस्तृत जिसे कहते हैं वो है, इंटीग्रेटेड नहीं है। और अगला है कठिन है, बड़ी डिफिकल्ट है। तो सिकस्त लिपि कैसी है? सघन है, संक्षिप्त है और कठिन है। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना यात्रा वृतांत कब लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना यात्रा वृतांत 14वीं शताब्दी में लिखा था। 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी ने यात्रा वृतांत लिखा था। और प्रश्न है, 700 से 1750 में सामाजिक राजनीतिक समूह कैसे थे? तो 700 से 1750 में जो सामाजिक राजनीतिक समूह थे उस समय जो है नई तकनीक का विकास हुआ था, जैसे सिंचाई में रहट, चरखा और आग्नेयास्त्र का उपयोग उसमें हुआ था। तो सिंचाई में रहट, चरखा और आग्नेयास्त्र 700 से 1750 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इनॉग्रेट हुआ था। अगला प्रश्न है, कवि चारण किसका गुणगान करते थे? कवि चारण जो है राजपूतों का गुणगान करते थे। राजपूतों का गुणगान कौन करते थे? कवि चारण। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान पर संस्कृत प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं? तो दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन पर संस्कृत प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। गयासुद्दीन बलबन पर जो दिल्ली का सुल्तान था संस्कृत प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, 450 बलबन का शासन फैला था। इसका उत्तर है, बलबन का शासन पूरे दक्षिण भारत, पूर्वी बंगाल, गोंड और गजनी अफगानिस्तान तक फैला था। याद रखना है, बलबन का शासन कहाँ तक था? पूरा दक्षिण भारत था, पूर्वी बंगाल, गोंड और गजनी अफगानिस्तान जो है वहाँ पे फैला था। अगला प्रश्न है, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित पुस्तक थी मसालिक। मिस्र के शहाबुद्दीन उमर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मसालिक। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, इसमें दिल्ली के किस सुल्तान का वर्णन मिलता है? मोहम्मद तुगलक। मतलब ये जो मसालिक लिखी थी शहाबुद्दीन उमरी ने, ठीक है, इसमें दिल्ली के किस सुल्तान का वर्णन मिलता है? तो इसमें दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक का वर्णन मिलता है। मसालिक में दिल्ली के मोहम्मद तुगलक का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, 1318 में अमीर खुसरो के अनुसार संस्कृत केवल कौन जानते थे? तो अमीर खुसरो के अनुसार संस्कृत केवल ब्राह्मण जानते। केवल वर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट में दे सकता है, केवल। तो वैसे तो हर क्वेश्चन में 100% में से 99% केवल गलत होता है, बट ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान। तो कुरान किसका पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम का। कुरान भारत में कब विख्यात हुआ था? तो कुरान भारत में 7वीं शताब्दी में आया था। कुरान इस्लाम धर्म और 7वीं शताब्दी। इस्लाम धर्म के कितने प्रकार हैं? इस्लाम धर्म के 2 प्रकार हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। शिया और सुन्नी किस धर्म के प्रकार है? इस्लाम। शिया के प्रमुख थे, इसका उत्तर है पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद थे अली इसके प्रमुख थे। शिया संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? अली उनका नाम था। पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली शिया के प्रमुख थे। सुन्नी धर्म के प्रमुख थे, इसका उत्तर है खलीफाओं के प्रभुत्व को मानते थे। सुन्नी धर्म के प्रमुख जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को मानते थे। लेसन नंबर 2 है, नए राजवंशों का उदय 7वीं से 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में अनेक भागों में बड़े भूस्वामी व योद्धा सरदार आए। राजा उनको क्या कहते थे? राजा उनको जो है मातहत या सामंत कहते थे। 7वीं शताब्दी में अनेक भागों में बड़े भूस्वामी व योद्धा सरदार आए थे। तो इन बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों को क्या कहा जाता था? इनको मातहत या सामंत कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था परंतु शुरुआत में वे किसके अधीन रहे? तो दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था लेकिन शुरुआत में वो किसी के अधीन रहे, तो वो किसके अधीन रहे? कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन। दक्कन में राष्ट्रकूट किसके अधीन रहे थे? कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में किस राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था? उससे हराया वो हिरण्यगर्भ यानी कि सोने का गर्भ अनुष्ठान किया था, ये था दंती दुर्ग। तो 8वीं शताब्दी में किस राष्ट्रकूट ने चालुक्यों को हराया था? उस राष्ट्रकूट राजा का नाम था दंती दुर्ग। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुष्ठान को करने से माना जाता था कि याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा? यह था हिरण्यगर्भ। मतलब अगर हिरण्यगर्भ यज्ञ किसी ने कर लिया, कोई राजा जो है जन्म से अगर क्षत्रिय ना भी हो तो भी वो क्षत्रिय के रूप में मतलब क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा हिरण्यगर्भ जो यज्ञ है उसको करने से, ऐसा माना जाता था। अगला प्रश्न है, एलोरा में किसकी 15 गुफाएं हैं? तो एलोरा में विष्णु भगवान जी की 15 गुफाएं हैं। ये जो है राष्ट्रकूटों के समय की है। एलोरा में जो 15 गुफाएं विष्णु भगवान जी की है, ये राष्ट्रकूटों के समय की है। किसके समय की? राष्ट्रकूटों के समय की। विष्णु जी को और किस नाम से जाना जाता है? विष्णु जी को नरसिंह या पुरुष सिंह के नाम से जाना जाता है। नरसिंह या पुरुष सिंह के नाम से जाना जाता है विष्णु जी को। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में नगद की बजाय जबरन श्रम को कौन सा कर कहते थे? तमिलनाडु में मतलब नगद की बजाय जबरन श्रम करवाया जाता था, तो वो कौन सा कर था? उस कर को कहते थे वेट्टी कर। तो वेट्टी कर कहाँ पे लगाया जाता था? तमिलनाडु में। यह जबरन श्रम कर भी इसे कह सकते हैं, वेट्टी कर को, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, कदमाई कैसा कर था? उत्तर भू राजस्व कर था। साथ में घर पर छज्जन डालने पर कर, मतलब छज्जा डालने पर कर। खजूर व ताड़ के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर कर लगाया जाता था और पारिवारिक संपत्ति पर कर लगाया जाता। तो कदमाई कर में कौन कौन से कर से? एक भू राजस्व कर, एक घर पर छज्जन डालने पर कर, एक खजूर व ताड़ के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर कर और पारिवारिक संपत्ति पर कर लगाया जाता कदमाई में। अगला प्रश्न है, नागभट्ट की उपलब्धि। इसका उत्तर है प्रतिहार नरेश के ऊपर लिखी संस्कृत प्रशस्ति। नागभट्ट ने जो है प्रतिहार नरेश के ऊपर संस्कृत प्रशस्ति लिखी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से यह मिली है। तो प्रतिहार नरेश के ऊपर लिखी संस्कृत प्रशस्ति किसने लिखी थी? नागभट्ट ने लिखी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में यह मिली है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के राजा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह 12वीं शताब्दी में कलहण की राजतरंगिणी में मिलती है। तो 12वीं शताब्दी में कलहण की राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्टेटमेंट में वो दे देगा कि कलहण की राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? नंबर 1 जम्मू, नंबर 2 कश्मीर, नंबर 3 लद्दाख, नंबर 4 कुछ और डाल देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कलहण की राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन है जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज के लिए हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था। और कौन कौन इसमें लड़ाई कर रहे थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर गुजरात को किसने गिराया था? यह गिराया था सुल्तान महमूद ने, अफगानिस्तान के। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात को किसने गिराया था? यह सुल्तान महमूद, अफगानिस्तान ने। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद अरबी में किसने लिखी थी? अल-बिरूनी। किताब उल हिंद अरबी में लिखी थी, अरबी में किसने लिखी थी? अल-बिरूनी ने। उसे लिखने के लिए उसने संस्कृत विद्वानों से भी परामर्श लिया था। किताब उल हिंद को अरबी में लिखने के लिए अल-बिरूनी ने संस्कृत विद्वानों से परामर्श लिया था। अगला प्रश्न है, सबसे प्रमुख चौहान शासक कौन था? सबसे प्रमुख चौहान शासक पृथ्वीराज तीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तीन ने किसे हराया? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी को, परंतु दूसरी बार गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। पृथ्वीराज तीन ने
पहले पहले गौरी को हराया था, लेकिन जब दूसरी बार युद्ध हुआ तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। अगला जो टॉपिक है वो है चोल शासन। तो प्रश्न, चोलों का जन्म कहाँ हुआ था? तो चोल साम्राज्य का जन्म हुआ था कावेरी डेल्टा के पास। कावेरी डेल्टा के पास चोल साम्राज्य का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, चोलों का संबंध था। चोल कांचीपुरम के पल्लवों के मातहत थे। चोल जो है कांचीपुरम के पल्लवों के मातहत थे। अगला प्रश्न है, उरैयूर के चोल शासक विजयालय ने 9वीं शताब्दी में किसे हराया था? तो इसका उत्तर है मुट्रियार को। उरैयूर के चोल शासक का नाम था विजयालय। चोल शासक विजयालय कहाँ से थे? उरैयूर के। उन्होंने 9वीं शताब्दी में हराया था मुट्रियार को। अगला प्रश्न है, चोल शासक विजयालय ने कौन से मंदिर बनाए थे? विजयालय ने तंजावुर और निशुंभ सूदनी मंदिर बनाया था। तंजावुर और निशुंभ सूदनी मंदिर बनाया था विजयालय ने, चोल शासक विजयालय ने। अगला प्रश्न है, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने उत्तर व दक्षिण में किसे हराया था? तो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने उत्तर में पल्लवों को, दक्षिण में पांड्यन को हराया था। अगला प्रश्न है, चोलों का शक्तिशाली राजा था राजराज प्रथम 985 ईस्वी में। चोलों का शक्तिशाली राजा कौन था? राजराज प्रथम 1985। अगला प्रश्न है, राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम के कार्य क्या क्या थे? तो इसका उत्तर है, उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया था। इसके लिए जलीय सेना भी बनाई थी और कांस्य प्रतिमा प्रचलित थी। तो राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम के कार्य क्या क्या थे? गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया पर उसने हमला किया था। इसके लिए जलीय सेना बनाई थी और कांस्य की प्रतिमा प्रचलित थी। अगला टॉपिक है भव्य मंदिर, कांस्य मूर्तिकला। प्रश्न है, राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने मंदिर बनाए थे। राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम ने मंदिर बनाए थे तंजावुर और गंगईकोंड। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने बनाए थे तंजावुर और गंगईकोंड मंदिर। अगला प्रश्न है, चोलों के समय मंदिर किसके केंद्र थे? चोलों के समय मंदिर किसके केंद्र थे? इसका उत्तर है न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की। चोलों के समय मंदिर किसके जीवन थे? न सिर्फ पूजा अर्चना के थे, वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो लाइफ के केंद्र थे। चोलों के समय कांस्य प्रतिमा थी। इसका उत्तर है देवी देवता के 7 भक्तों की भी प्रतिमा थी। चोल साम्राज्य में कांस्य की प्रतिमा थी, ये देवी देवताओं के साथ भक्तों की प्रतिमा भी थी। अगला टॉपिक है कृषि। तो प्रश्न है, कृषि संबंधी महत्वपूर्ण एरिया कौन था? कावेरी डेल्टा के पास। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियां कहलाती थी और चोलों के समय में किसानों की बस्तियां कहलाती थी और गांव का समूह कहलाती थी नाडू। चोलों के समय गांव का समूह क्या कहलाती थी? गांव का समूह नाडू कहलाती थी और नाडू क्या कहलाती थी? गांव का समूह। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य के समय न्याय व कर कौन देखता था? चोल साम्राज्य के समय न्याय और कर देखता था ग्राम परिषद, या उसे नाडू कहते। ग्राम परिषद व नाडू, न्याय और कर देखता था चोल साम्राज्य के समय ग्राम परिषद व नाडू। अगला प्रश्न है, वेलाल किस पर नियंत्रण रखता था? नाडू पर। वेलाल नियंत्रण रखता था नाडू पर। नाडू पर कौन नियंत्रण रखता था? वेलाल। अगला प्रश्न है, धनी भूस्वामी को चोल क्या कहते थे? तो धनी भूस्वामी को चोल कहते थे मुविंद वेलन। मुविंद वेलन का मतलब क्या होता था? 3 राज्यों का काम करने वाला वेलन या किसान। अगला प्रश्न है, अरैयार कौन था? मतलब अरैयार किसे कहा जाता था? जो प्रधान होता था उसे अरैयार कहा जाता था। गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि को क्या कहते थे? गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि, मतलब गैर ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो ब्राह्मणों को नहीं दी गई थी भूमि, उसको क्या कहते थे? वेलन वगाई। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि को वेलन वगाई कहते थे। तो अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहते थे
ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहते थे ब्रह्मदेथ। ब्रह्मदेथ, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेथ। अगला प्रश्न है, विद्यालय के रख रखाव को दी गई भूमि को क्या कहते थे? सालाभोग। विद्यालय के रख रखाव को दी गई भूमि को कहते थे सालाभोग। सालाभोग किससे कहते थे? विद्यालय की रखवाली के लिए दी गई भूमि को सालाभोग भूमि है ये भूमि। अगला प्रश्न है, मंदिर दान को दी गई भूमि को कहते थे देवदान या तिरुमटुकनी। चोल साम्राज्य के समय मंदिर को दान की गई भूमि को क्या कहते थे? देवदान या तिरुमटुकनी। अगला प्रश्न है 495, जैनों को दी गई भूमि को कहते थे? जैनों को दी गई भूमि को कहते थे पल्लीचंदम। क्या कहते थे जैनों को दी गई भूमि को? पल्लीचंदम। व्यापारियों का संघ कहलाते थे नगरम। व्यापारियों का संघ क्या कहलाता था? नगरम। तो नगरम किसका संघ था? व्यापारियों का। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के चिंगलपुट से अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? उत्तर मेरूर का। तमिलनाडु के चिंगलपुट से अभिलेख मिला है उत्तर मेरूर का। उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है कहाँ पे मिला है? तमिलनाडु के चिंगलपुट में। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख बताता है, क्या बताता है? ब्राह्मणों की स्थिति। ब्राह्मणों की स्थिति बताता है उत्तर मेरूर अभिलेख। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 499, ब्राह्मणों की सभा के लिए क्या अहर्ताएं या शर्तें थी? ब्राह्मणों की सभा में शामिल होने के लिए शर्तें थी। इसका उत्तर नंबर 1, स्वामी की भूमि से कर वसूली की जा रही हो, मतलब जो स्वामी है उसकी भूमि से कर वसूला जा रहा हो एक। दूसरा, उसका अपना घर हो। तीसरा, 35 से 70 वर्ष की उम्र हो। चौथा, वेदों का उसे ज्ञान हो। ठीक है, ये सारी बातें। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण कृति का नाम? पेरिया पूर्णम। 12वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण कृति कौन है? पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम किस शताब्दी की महत्वपूर्ण कृति है? ये 12वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण कृति है। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर कंटेंट में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो बता दीजिएगा कंटेंट में, फिर मैं उसे रेक्टिफाई कर दूँगा। सो आज के लिए इतना ही। आप ज़िंदगी में सक्सेस हो यही कामना करता हूँ। और एनसीईआरटी की जो सीरीज चली हुई है यह आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लाएगी। ठीक है, सो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल। भाई बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। सो थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपकी ज़िंदगी में ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े बदलाव लाए। थैंक यू वेरी मच।